हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे प्रश्नावली 7.8 का इंट्रो, और प्रश्नावली 7.8 आपका क्या है? निश्चित समाकलन ना, निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रो वाला पार्ट यानी परिचय। तो ध्यान से देखो, अभी तक आपने जितना इंटीग्रेशन पढ़ा है वो क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रल आप तक का था, अनिश्चित समाकलन था, उसमें कोई लिमिट नहीं था कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेशन करना है। लेकिन अब हमको जो इंटीग्रेशन पढ़ना वो निश्चित है, हमें आपको लिमिट देगा कि आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना। वास्तव में क्या है, ध्यान से देखना, एक चीज दो चीज। पहले हम इसका, आपने जब समाकलन स्टार्ट किए थे तो आपको एक बात हम बताए थे क्या, कि मान लो कोई एक फंक्शन है स्मॉल एफ, अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पे कैपिटल एफ आ रहा है तो कैपिटल एफ का इंटीग्रेशन करने पे स्मॉल एफ आएगा। यही बात है। तो चलो अब हम समझते हैं, और आपको ये भी बताए थे कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे एक नया फंक्शन आता है, और एक फंक्शन का, और अभी तक आपने देखा कि जब फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन करने के बाद नया फंक्शन आता है। चाहे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो चाहे फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद एक नया फंक्शन आएगा, और अगर उस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो फिर से वो फंक्शन आ जाएगा। यानी चाहे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो चाहे फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आपका बदल जाता है। बात समझ आ रहा है ना? जैसे अगर आप x का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा? x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर भी आपने x का इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ आया। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है आपका fx, एक फंक्शन आपका क्या है? fx। अगर आप अभी तक इसका इंटीग्रेशन करते थे तो जो आता था उसको हम कैपिटल fx बोल देते थे, और अपने मन से हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं क्या? प्लस c। बात समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखो, ये है आपका अनिश्चित समाकलन, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है कि आपका कांस्टेंट क्या आएगा। ये स्वेच्छ अचर है। आप यहाँ पर इस अचर को क्या बोलते थे? स्वेच्छ अचर। अपने मन से आप ये कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पर कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना आपको ये भी नहीं पता है, इसलिए हम बोलते हैं ऐसे समाकलन को अनिश्चित समाकलन। लेकिन अब आपको बोलेगा कि आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो a से b तक, 2 से 3 तक, 5 से 10 तक, 25 से 30 तक, जो भी आपको बोलेगा। तो आपको बता दिया ना कि कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेशन करना है, तो निश्चित हो गया कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। तो इस प्रकार के समाकलन को क्या बोलेंगे? निश्चित समाकलन। लेकिन इसके लिए क्या होगा, अगर अब यहां से a से b तक इंटीग्रेशन करना होगा तो अब आपको भी ये जो आपने इंटीग्रेशन किया है इसको a से b तक लेके चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान से देखना, जहां जहां जो भी आपका इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आएगा, जहां जहां वहां पर x होगा वहां पर एक बार इसे बोलते हैं अपर लिमिट। इसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, यानी उच्च सीमा। कौन सा सीमा? उच्च सीमा। और इसे कहते हैं लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जहां जहां इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया रहेगा, जहां जहां x दिखेगा वहां पर एक बार अपर लिमिट यानी v रखोगे, फिर माइनस जहां जहां x आ रहेगा वहां पर क्या रखोगे? लोअर लिमिट यानी a। तो जब x की जगह b रखोगे तो कितना आ जाएगा? एफ बी। अरे एक जगह बी रखोगे तो एफ बी हो जाएगा, और यहां पर भी क्या है? प्लस सी। फिर माइनस करोगे क्या? जहां जहां एक्स है वहां पर अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट रखोगे, यानी एफ ए और प्लस सी। तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो? एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए और प्लस माइनस माइनस, और प्लस सी माइनस सी कैंसिल, फिर बचेगा कितना? एफ बी माइनस एफ ए। तो अब आप याद रखना कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ हाफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है? एफ हाफ बी माइनस एफ हाफ ए। देखो यहाँ पर स्मॉल एफ बना है और यहाँ पर हम क्या बनाए? कैपिटल एफ। यहाँ पर कैपिटल एफ क्यों बनाए? क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक नया फंक्शन आ रहेगा ना, उस नए फंक्शन में आपको बी रख के फिर ये रखना है। एग्जाम्पल में, जैसे अगर आपको कभी बोला कि आप इंटीग्रेशन करो 2 से 4 तक एक्स स्क्वेयर डी एक्स, या चलो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स, अब क्या करोगे? सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करने पे ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है x पावर 3 अपान क्या होता है?
3 +1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x। अब आपको ये रखना कहाँ से है, कहाँ से लेके चलना है, 2 से 4 तक का। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो यही जो इतना पार्ट है इसी को हम बोलते हैं क्या, fx। एक बार आपको f(b), ये आपका b है और ये आपका a है। अरे लोअर लिमिट को आप a बोलते हो, अपर लिमिट को आप b बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, fb, यानी जहां जहां x है वहां पर आपको क्या रखना पड़ेगी, b यानी 4। तो क्या रखोगे, x की जगह क्या रखो 4, तो 4 का क्यूब बटे 3 प्लस x जगह क्या रखना है 4। ये तो हुआ आपका पूरा अपर लिमिट। फिर माइनस करना पड़ता है क्या, पूरे उस फंक्शन में a रख के, जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है a यानी 2। तो जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब अपान 3 प्लस एक जगह क्या 2। तो जहां जहां x है वहां वहां आपको रखना है। और जरूरी नहीं कि कभी कभी आपका देखो थीटा आ जाता है, कभी कभी आपका t आ जाता है। तो जो चर रहेगा, चर, उस चर की जगह आपको अपर और लोअर लिमिट रख के माइनस करना होगा। तो आप इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 बटे 3 प्लस 4 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 और ये -2। आप इसे सॉल्व करोगे, ये आपका क्या होगा आंसर। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो निश्चित समाकलन में सब कुछ आपको ऐसे ही करना है। अब इस प्रश्नावली में आपको इसके पीछे का जितना प्रश्नावली सब तैयार रहेगा, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन मिलेगा वो सभी प्रश्नावली का आएगा और सब मिक्स करके आएगा। आपको ये नहीं, अभी तक क्या था, आपने फार्मूला पढ़ा, उसी फार्मूला पे आपका प्रश्नावली रहता था। लेकिन अब इसमें प्रश्नावली 7.1 का भी क्वेश्चन, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 सभी का क्वेश्चन मिला के कर देगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस में कौन सा फार्मूला लगाएं, किसको किस तरीके से इंटीग्रेशन करें। क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करने के बाद बस इस प्रश्नावली में नया काम इतना रहेगा कि एक बार अपर लिमिट रख के माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट रख के। जहां जहां x रहेगा, t रहेगा, यानी जहां जहां चर रहेगा वहां पर अपर लिमिट रखना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा पूरी जगह क्या कर रखे, लोअर लिमिट रख करके। बात समझ आ रहा है ना। तो चलो, अगर आपको इसमें जो कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट के कुछ तरफ। अब यहां पर क्या है कि आपको ये पता है कि जब आपने अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ा है, तो अवकलन के अनुप्रयोग में आपने ये देखा है कि अवकलन क्या बताता है। अवकलन बहुत चीज बताता है, किसी भी राशि का किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को बताता है। अवकलन क्या बताता है, मेन आप ये जानो कि जो अवकलन होता है यानी डिफरेंशिएशन, किसी भी वक्र का किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताता है। आपको ये बात वहां पर बताया गया है जब आप अवकलन पढ़े। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, एक वक्र है, ये आपका क्या है, एक वक्र है। तो अगर इस बिंदु पर इस वक्र का प्रवणता, और इस वक्र को हम बोल देते हैं y बराबर fx, इस टाइप का ये वक्र है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हो f डैश x, तो f डैश x क्या बताता है, किसी भी बिंदु पर उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का प्रवणता यानी स्लोप m बताया गया आपको ये बात ना, कि किसी फंक्शन का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पर उस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के प्रवणता को बताता है। अब जिस बिंदु पर चाहिए, जैसे अगर आपको x बराबर 5 पर प्रवणता चाहिए, तो जो आप डिफरेंशिएशन किए रहोगे उसमें x बराबर क्या ला के रख दो, 5। x बराबर 6 पर प्रवणता चाहिए तो उस डिफरेंशिएशन में x बराबर 6 ला के रख दो। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप यानी प्रवणता। और इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व, उस वक्र के नीचे आने वाला क्षेत्रफल। जैसे ध्यान से देखना, मान लो कि यह क्या है, आपका कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने क्या बोला, y बराबर fx। तो अगर आपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन fx, जो भी फंक्शन था, अगर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन क्या बताएगा, ये फंक्शन जिस वक्र का रहा होगा उस वक्र के नीचे आने वाला क्षेत्रफल, यानी इस वक्र के नीचे आने वाला ये क्षेत्रफल, यही पूरा है ना। तो ये जो पूरा क्षेत्रफल, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ही ये इंटीग्रेशन बता रहा होगा। लेकिन जब हम कहते हैं a से b तक का इंटीग्रेशन, इस बात का मतलब समझते हो। अब देखो, ये वक्र हो सकता है आपका, इसका कुछ रेंज होगा, हो सकता है कि ये, चलो मान लो हम यहाँ पर लेते हैं x बराबर 1, और हम ऐसे आपका वक्र जाता रहेगा, हम चलो यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर कितना, 9। यहाँ पर x का वैल्यू 1 है और यहाँ पर x वैल्यू कितना है, 9 है। आपको अगर 2 से 3 तक, मतलब जहां x का वैल्यू 2 है वहां से लेके x का वैल्यू 5 तक का अगर आपको मतलब एरिया चाहिए, केवल आपको कहां तक, ये एरिया में नहीं चाहिए हमें, केवल 2 से लेके कहां तक का एरिया चाहिए, 5 तक का एरिया चाहिए, केवल हमें इतना एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया।
तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि एरिया निकालने का मतलब इंटीग्रेशन कर देना। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है आपको, 2 से 5 तक का एरिया चाहिए, तो अगर आप इसे 2 से कहां तक इंटीग्रेट कर दो, 5 तक इंटीग्रेट कर दो, तो एरिया बता देगा, एरिया यानी AX। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये अब याद रखना आप कि इंटीग्रेशन क्या बताता है, जिस वक्र का, जैसे अगर इस वक्र का, ये वक्र y बराबर fx को डिनोट कर रहा है, तो इस फलन का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन उस वक्र का क्या बताएगा, एरिया, उसके नीचे आने वाले एरिया को बताएगा। जहां से जहां तक इंटीग्रेशन करोगे वहां से वहां तक का एरिया आपको मिलेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो चलो इसका बस यही थ्योरी है कि आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन का आप आराम से अपने हिसाब से इंटीग्रेशन करो। आपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, मान लो ये क्या आ गया, fx आया। अगर आपको ये a से b तक चाहिए था, आपको ये भी a से b तक करना पड़ेगा, यानी fb माइनस fa। आपको एक बार अपर लिमिट रख के माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो फिर हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। आपको एक जो कुछ पॉइंट दिया आप इसे देख लेना, समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय और समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। प्रथम आधारभूत प्रमेय क्या बताता है कि जैसे कि मान लो, क्योंकि आपको पता है क्या, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, fx आता है। मान लो स्मॉल fx का डिफरेंशिएशन किया, कैपिटल fx आ गया, और कैपिटल fx का इंटीग्रेशन करोगे तो वो फंक्शन फिर से आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। सेम वैसे अब वहां पर आपको पता है कि एरिया ax क्या बताएगा, किसी फंक्शन का अगर एरिया ax है, इस ax का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको, या सॉरी इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको फिर से वो फंक्शन मिल जाएगा। कैसे मैं बोल रहा हूं, देखो fx हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लो fx, तो अगर आपका ये fx है, इसका आपने इंटीग्रेशन किया होगा तभी तो एरिया मिला होगा। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो उस फंक्शन के नीचे आने वाला एरिया मिलता नहीं मिला, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो फिर से आपको फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या है, विपरीत प्रक्रम है, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किए थे तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आता है वो क्या बताता है, एरिया बताता है। तो अगर उस एरिया का आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करने पे मिला, डिफरेंशिएशन करने पे फंक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो वही आपका ये समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत प्रमेय यही है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है आपका ax, अगर उसका आप a' निकाल लोगे तो फिर आपको वो क्या मिल जाएगा, फंक्शन यानी fx मिल जाएगा। और दूसरा यही है कि आपका ये जो हम बात कर रहे हैं ये, तो क्या ये आपको समझ में आया है। तो चले उदाहरण की तरफ, चलो तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर हम 25। ध्यान से देखना, ये प्रश्नावली बिल्कुल सिंपल है। ये प्रश्नावली उसके लिए उतना ही सिंपल होगा जितना इसके पहले वाला प्रश्नावली आपको आता होगा, ठीक है। तो चलो उदाहरण नंबर 25, एग्जाम्पल 25। क्या है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन करना है 2 to 3x स्क्वायर dx, 2 से लेके 3 तक इस x स्क्वायर का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो चलो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करो x पावर 3 अपान, क्योंकि x पावर n का क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो 2 + 1 करोगे 3 अपान 3। लेकिन अब यहाँ पर कांस्टेंट मत जोड़ना, निश्चित समाकलन में अब कांस्टेंट का कोई औचित्य नहीं रहे, क्योंकि अभी आपको मैंने करके दिखाया था, जो एक कांस्टेंट अपर लिमिट में आएगा वही कांस्टेंट तो लोअर लिमिट में रहेगा, और वो घटाने पे क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो कैंसिल हो जाएगा। आपको केवल लिमिट लेके चलना है, यानी 2 से कहां तक, 3 तक। तो इस बात का मतलब क्या है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप एक बार 3 रखो, फिर माइनस, जहां जहां x दिख रहा है हर जगह क्या रखो, 2 रखो, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रखो 3 का क्यूब अपान 3, ये तो हुआ अपर लिमिट पूरा कंप्लीट हुआ, माइनस एक जगह 2 रखो, 2 का क्यूब अपान 3, तो 3 × 3 = 9, 27/3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3। और जब हर बराबर होता है अंश को जोड़ या घटा देते हो, तो 27 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 19/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जब आप डिफिनिट इंटीग्रल का बात करते हो, निश्चित समाकलन का बात करते हो, एक नंबर मिलता है आपको, और जो अनिश्चित समाकलन होता है वो आपका एक फंक्शन मिलता है। और देखो उसमें आपका सभी आंसर x में आता था, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर 1 नंबर, क्योंकि जब एक निश्चित हो गया यहाँ से यहाँ तक करना है तो आप उसे हल करोगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे तो चले, चलो अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 4 से 9 तक आपको इंटीग्रेट करना है, 4 से 9 तक, किसका, √(x) अपान
30 माइनस एक्स पावर 3/2 का स्क्वायर dx। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? अब ध्यान से देखो, क्या आपको प्रतिस्थापन विधि, आपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन किया है? वहां पर आप देखे थे कि जब भी इस टाइप का आता है, अब देखो यहाँ पर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सोच भी सकते हो। पहली बात, इधर अभी आप जो प्रश्नावली पढ़े उसमें तो उसका कोई फार्मूला इसमें सीधा लग नहीं रहा है, या और त्रिकोणमिति का भी नहीं लग रहा है, तो सिंपल आपके पास प्रतिस्थापन ही वैसे बचता है। तो प्रतिस्थापन में क्या होगा, जो अटपटा यक्स जैसा दिखे उसको आप टी मान लो। आप देख लो कहीं इसका डिफरेंशिएशन ये तो नहीं है, और अगर 30 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। x पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन, अरे x पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता है, nx पावर n माइनस 1 होता है। तो अगर x पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 3/2 बाहर आएगा, और x पावर n माइनस 1 यानी 3/2 में से आप एक कम करोगे, तो 3/2 x पावर बटे 3, 1 के 3 माइनस 2, तो क्या 1/2 है कि नहीं आया? 1/2 यानी अंडर रूट। तो अंडर रूट ऊपर है कि नहीं है? कांस्टेंट के लिए सोचना नहीं, कांस्टेंट को आप जब इधर उधर कर सकते हो। तो चलो, तो हम क्या करते हैं इसमें, माना क्या 30, या इसी को आई मान के चलो, 30 माइनस एक्स पावर 3/2, इसको हम क्या मान लेते हैं? टी। तो बताओ 30 का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स पावर 3/2 का 3/2, एक्स पावर 3/2 माइनस 1, देखो वहां पर हल किए, 3/2 माइनस 1 करोगे तो अंडर रूट एक्स आएगा। तो इसे सीधा लिख दें ऐसा। देखो यहाँ पर कुछ लोग ये बोले कि ये क्वेश्चन हम 7.9 का बता रहे हैं, तो ये पुराने बुक में 7.9 है, पुराने बुक्स का जो आपका 7.8 है, यानी योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, वो आपका सिलेबस से हटा दिया गया है ना। तो जब आपका जो नया सिलेबस है उसमें ये 7.8 है, और पुराने बुक में ये आपका 7.9 होगा, ठीक है। तो चलो, तो जब आप पुराने बुक से देखोगे तो ये उदाहरण नंबर 25 नहीं होगा, ये आपका उदाहरण नंबर 28 रहेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मिलाते चलना जिसके पास पुराना बुक है। तो हम नए सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो कितना हुआ, हाँ अब देखो यहाँ पर x पावर 3/2 का जब आपने डिफरेंशिएशन किया, तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया कितना है, 3/2 अंडर रूट एक्स। तो इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ गया, 3/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर वेरिएबल आपका x है, तो क्या लिखोगे dx, और यहाँ पर आपका t है, तो क्या लिखोगे dt। तो जब ये वैल्यू ले जाके आप इसमें रखोगे तो आपका i कितना हो जाएगा, ध्यान से बताओ इधर। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर कितना, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डीएक्स, अंडर रूट एक्स डीएक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपने अंडर रूट एक्स डीएक्स, यहाँ से वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स डीएक्स बराबर क्या, ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, और जो 3 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी -2/3 dt। लिख सकते हो ऐसा। हमें देखो अंडर रूट एक्स डीएक्स चाहिए, तो अंडर रूट एक्स डीएक्स छोड़ के ये जो था हमने इसको पक्षांतर करके उधर कर दिया, तो जो बटे था वो ऊपर चला गया, जो 3 ऊपर था वो नीचे आ गया। तो अंडर रूट एक्स डीएक्स को हम क्या लिख सकते हैं, -2/3, कांस्टेंट को हम लेते हैं बाहर, -2/3 बाहर रखते हैं, और अंडर रूट एक्स डीएक्स इसको अब लिखते हैं क्या, dt अपान इतने को पूरे को क्या माने हो, t। तो यहाँ पर क्या है, t का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है ना। तो ये कितना हुआ, i बराबर -2/3 इंटीग्रेशन, क्या हम इसे t का पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे नीचे पावर 2 है तो ऊपर ले जाके -2 लिख सकते हो। अब जाके आपका x पावर n जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और x पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो कितना हो जाएगा ये -2/3, x पावर n का कितना होता है इंटीग्रेशन, x पावर n+1 अपान n+1। और आपको ये इंटीग्रेशन करना कहाँ से है, 4 से 9 तक, यानी आप ये लिमिट लेके चलोगे 4 से 9 तक। तो कितना है, -2/3, t का पावर कितना, -1/-1, कहाँ से कहाँ तक, 4 से 9 तक। तो -2/3, अब क्या, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 का भाग 2 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जो t का पावर -1 है हम इसको क्या 1/t लिख सकते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक, 4 से 9 तक। तो क्या हुआ 2/3 1/t, और t का वैल्यू रखो। यहाँ पर आप लिमिट रखना मत चालू कर देना कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले आप t का जो वैल्यू जितने को माने t का वैल्यू रखना, तब जाके आप लिमिट रखना। तो t का वैल्यू है कितना, 30 माइनस x का पावर 3/2, और कहाँ से कहाँ तक, 4 से 9 तक। अब जाके आप फाइनली लिमिट रखोगे, तो 2/3 आप बाहर लो। अब एक बार अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या रखो 9, यानी 1/30 माइनस x से कितना रखोगे 9 का पावर 3/2, ये तो हुआ आपका अपर लिमिट। अब आपको माइनस यहाँ पर मत लगाना, आप पूरे का माइनस करना, जो अपर लिमिट ये पूरा आपका अपर लिमिट है, इस पूरे अपर लिमिट में, चलो हम ये कोष्ठक यहाँ पर ऐसे लगाते, तो ये जो पूरा आपका अपर लिमिट आया है इस पूरे में आपको क्या करना है माइनस। अब लोअर लिमिट यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां पर कहाँ रखना है आपको, क्या रखना है 4। तो 1/30 माइनस 4 का पावर कितना 3/2,
आपको ये हल करना है। तो हम 9 की पावर 3/2 को थोड़ा इधर हल करते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 3/2, बताओ क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? और यहाँ पर क्या है पावर 3/2, तो क्या ये 2 से 2 कैंसिल होगा? क्या यहाँ पर 3 का पावर 3 बचेगा, यानी 3 3 का 9 3 27। तो जहां 9 का पावर 3/2 वहां पर हम 27 लिख सकते हैं। तो आओ ये तो पहला क्वेश्चन आपने इसे उतारा होगा, तो हम इसे यहाँ पर आगे सोल्यूशन इसका लिखते हैं। तो 2/3 आपका बचा ही है, तो कितना आया ये 1/30 माइनस 27, माइनस करना है लोअर लिमिट, यानी 1/30 माइनस, अब 4 का पावर 3/2 को कितना लिख सकते हो? 4 का पावर 3/2। तो इसे क्या 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हो क्या? और इस पूरे का पावर 3/2, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना बचेगा 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना होगा 8। तो कितना हो जाएगा ये 2/3, 30 में से 27 घटाओगे 3 बचेगा, माइनस 1/30 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 22 बचेगा। अब आप इसे हल कर दो तो कितना हुआ 2/3, इसका गुणा इसमें करोगे 22 माइनस 3/3, तो कितना आया 2/3, और सॉरी 22 में 3 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 66। ठीक है, तो 2/3 गुणा 22 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 19/66। तो 2 से कटेगा 33 गुना 66, तो 19/33 दिया 99, 19/99 आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इंटीग्रेशन करना आना है। अगर आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो बस आपको अब इतना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके गुणा भाग जोड़ घटाना थोड़ा बहुत करना होगा। तो आप इंटीग्रेशन पिछले फॉर्मूले को याद रखोगे तो आपका ये हो जाएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका अगर पहले आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। आप पहले यहां से कॉपी करना स्टार्ट करना, ये करोगे फिर आप इतना लिखना, फिर उसके बाद आपको ये लिखना होगा। चलो आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? उदाहरण नंबर 25 का ये एग्जाम्पल 25 का थर्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1 से 2 तक x dx अपान x+1 x+2। आप इसका इंटीग्रेशन करो ना। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? ख्याल करो, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसी का ये क्वेश्चन है कि नहीं इंटीग्रेशन वाला पार्ट। ऊपर लीनियर है और नीचे आपका अलग अलग गुणन करके मिला है और इसका पावर 2 है, तो आपका उचित भिन्न है। तो जब उचित भिन्न होता है तो आप इसे किसमें बदलते हो? आंशिक भिन्न में। तो आंशिक भिन्न का रूप भी आपको याद होगा कि जब इस तरीके का होता है तो आप क्या मानते? तो चलो इसे हम क्या मान लेते हैं आई। माना पहले आप इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है। कैसे माना? x अपान x+1 इंटू x+2। इसको आप कैसे मानोगे? a अपान x+1 प्लस b अपान x+2। तो कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a इंटू x+2 अपान सॉरी प्लस b इंटू x+1। ऐसा करोगे तो अब यहां से आपको किसका वैल्यू निकालना है? a और b का। तो a और b का वैल्यू निकाल के आप किस में रखोगे? समीकरण नंबर 1 में। तो जब इसका आप वैल्यू रखोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका यही तो हो जाएगा। तो चलो कैसे? a और b का वैल्यू वहां पर आपने सीखा है, x बराबर -2 रख देंगे तो b का वैल्यू मिलेगा, और x बराबर -1 रख देंगे तो a का वैल्यू मिलेगा। तो x बराबर क्या रखे? -2 रखने पर तो रखो दोनों साइड में, तो इधर भी -2 रखोगे तो ये -2 + 2 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा? b इंटू -2 + 1, -2 बराबर b इंटू -1। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो b बराबर कितना मिला? 1। अब x बराबर कितना रखे? हाँ ये सॉरी ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। अब x बराबर कितना रखे? अभी -2 रखे हो तो आपको ये मिला, आपको ये हटाना है यानी -1 रखना पड़ेगा। x बराबर -1 रखने पर तो रखो, इस साइड भी रखोगे -1, ये बराबर हुआ a इंटू ये कितना रखना है? -1 + 2 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा पूरा 0, तो उसे नहीं लिखते हैं। तो -1 इक्वल टू a इंटू 1, और a बराबर यहाँ से कितना मिला? -। तो ये a और b का मान ले जाके कहां रखने पर? समीकरण 1 पर। a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा? x अपान x+1 इंटू x+2। इसे आप लिख सकते हो कितना? -1 अपान x+1 प्लस b अपान था ना, तो b की जगह कितना रखना है? 2/x+2। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x+1 इंटू x+2, तो ये कितना हो जाएगा?
इंटीग्रेशन -1 अपान x प्लस 1 प्लस 2 अपान x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन। और आपको पता है जब प्लस रहता है तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन माइनस बाहर लेते हो, 1 अपान x प्लस 1 का अलग इंटीग्रेशन कर दो, प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर लो, 1 अपान x प्लस 2 का अलग इंटीग्रेशन कर दो। तो ये कितना आ जाएगा -1 अपान, इस पूरे को x मानते हो कि नहीं मानते हो, तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन कितना आता है log mod में x, तो x की जगह x प्लस 1 है, प्लस 2 ऐसे लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन 1 अपान x का कितना होगा log mod में x यानी x प्लस 2। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं माइनस log mod में x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अरे पावर 2 है उधर जाएगा, क्योंकि आपको अब log का प्रॉपर्टी इतना पढ़ रहे हो, आपको पता हो गया ना कि m log n क्या होता है, log n का पावर m, ये जो पावर आगे गुणांक रहता है वो पावर में चला जाता है, और जो पावर आता है तो वो गुणांक भी लाके आगे भी कर सकते हो। तो क्या आप इसको अगर m मानोगे और इसको आप n मानोगे तो log m माइनस log n है कि नहीं है, तो log m माइनस log n का क्या होता है log m अपान n यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान x प्लस 1। ये उसको ऐसे लिखे और इसका ये माइनस था, इसका आपने भाग दे दिया। लेकिन आपको ये करना क्या है, ये आपको मिला क्या इंटीग्रेशन x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना था, लिमिट भी तो इसमें दिया है 1 से कहां तक 2 तक, तो यानी आपको ये लेके चलना है कहां से कहां तक 1 से 2 तक। तो कैसे करोगे, आप जहां जहां आपको दिख रहा है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो अपर लिमिट मानी जहां जहां x दिख रहा है आपको कहां रखना है 2 रखना है, तो रखो। तो ये कितना हो जाएगा log mod में 2 रखोगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 4 चौक 16 अपान एक जगह जब 2 रखोगे तो 2 एक कितना जाएगा 3, तो ये हुआ log 16 माइनस 3। ये आपका अपर लिमिट है। अब फिर आपको क्या करना है माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी पूरा फंक्शन आपको लेके चलना है एक जगह फिर से रखो, यानी log, अब आप देखो इसे माइनस मत करने लगना, जहां जहां x है आपका जो पूरा फंक्शन है उस पूरे फंक्शन में एक बार आपको एक जगह 2 रखना है, फिर माइनस करना है, फिर से पूरा फंक्शन उठाना है और एक जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो log mod में करो, 1 जब रखोगे 1 प्लस 2 3 हुआ, और 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9 बटे 1 रखो, 1 प्लस 1 करो कितना आ जाएगा 2। बात समझ आ रहा है, तो क्या फिर से log m माइनस log n हुआ, तो log m माइनस log n का क्या होता है log m अपान n, तो यानी ये कितना आ जाएगा log m अपान n यानी 16 बटे 3 बटे 9 बटे 2, इसका गुणा इसमें होगा इसका गुणा इसमें होगा, तो ये कितना आ जाएगा log 16 दूना 32 बटे 9 त्रिक 27, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है ना, तो आप इस बात का ध्यान रखना, आप इसे माइनस मत कर देना, पहले पूरे फंक्शन के साथ जहां जहां x दिखा है वहां पर आप 2 रखोगे, फिर माइनस करोगे, फिर से पूरे फंक्शन में आप फिर से रखोगे पूरे फंक्शन को, ठीक है। तो चलो अगर आपको ये कॉपी करना है आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला है इंटीग्रेशन करना है 0 to π/4 कितने का साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t dt। तो अब यहाँ पर आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, हम कास साइन को t मान ले तो साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है, कास आपका वो प्रतिस्थापन में चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लो ये आपका क्या है आई, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होगा। तो कैसे, माना साइन 2t बराबर कितना t, तो साइन 2t का डिफरेंशिएशन सॉरी इसको अब t नहीं मानोगे, अब यहाँ पर आपका t है ना, चलो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, x था t मानते थे, t था x मान ले, u मान लो v मान लो, आपका मर्जी जो आपको मानना है मान। तो साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2, और वेरिएबल है इधर t तो dt, और इधर आपका x वेरिएबल है तो x का 1 होता है, वेरिएबल x है तो dx। तो जहां cos 2t dt हमको यहाँ पर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो cos 2t dt ये तो ये 2 हटा दो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट cos 2t dt बराबर dx बटे 2। तो आपका आई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये तो रहने दो, और साइन 2t को आपने क्या माना है x, तो x का पावर कितना हुआ 3, और cos 2t dt को आप क्या लिख सकते हो dx अपान
2। तो अपान 2 को बाहर कर सकते हैं हम, तो 1/2 बाहर करो और बाकी केवल आप 0 से π/4 तक इंटीग्रेशन करो x³ dx। तो x³ का इंटीग्रेशन बता सकते हो ना, i बराबर कितना हुआ 1/2 x⁻³ का इंटीग्रेशन कितना होता है x⁻4 अपान 4 ना, x⁻n+1 अपान n+1। तो आपको क्या रखना है 0 से π/4 तक। तो ये लिमिट रख दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिल्कुल नहीं, जो आप माने हो पहले वो आप रख के तब उसके बाद आप रखना लिमिट। तो ठीक है, तो कितना हुआ 1/2 x की जगह। चलो आप ये भी कर सकते हो, जो देखो ये 4 कांस्टेंट है, आप इसे बाहर करके गुणा कर सकते हो, बात समझ में आ रहा है ना। तो 4 दूनी कितना हो जाएगी 8 और आपका बचा कितना केवल x⁻4 और 0 से π/4। तो कितना हुआ 1/8। चलो रखो, x की जगह कितना रखना है sin 2t और x का पावर 4 था तो sin का पावर 4 2t हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से 0 से π/4 तक। तो कितना हुआ 1/8। अब देखो जहां जहां आपको t दिख रहा है एक बार π/4 रखना है, फिर माइनस आपको इस पूरे फंक्शन में 0 रखना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का ये मतलब है ना। तो चलो ये कितना हो जाएगा साइन का पावर 4 2t और t की जगह रखना कितना है π/4 माइनस लोअर लिमिट यानी साइन का पावर 4 2 और t की जगह कितना रखना है 0। तो कितना हुआ ये 1/8, क्या 2 से 2 कटा तो यहाँ पर π/2 बचा और साइन पावर 4 π/2 का मतलब क्या है साइन π/2 का पावर 4, इस बात का यही मतलब है ना। तो साइन π/2 यानी साइन 90 अंश और साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये तो कितना हुआ 1 का पावर 4 माइनस 2 जुड़ेंगे 0, ये तो साइन 0 हुआ और साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 का पावर 4 करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये कितना हुआ 0। तो कितना हुआ 1/8, 1 का पावर 4 करोगे 1 ही मिलेगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 ही मिलेगा और 1 का गुणा करोगे आपका वही 1/2 क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, तो आप इसे कॉपी अब कर चुके होगे। तो फिर ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म होता है। तो जो प्रश्नावली की क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।